हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो सीरीज चल रही थी हमारी रामशरण शर्मा की बुक से, प्राचीन भारत की। तो उसका चैप्टर नंबर ये 14वां है। कल रात को मैंने चैप्टर नंबर 13वां अपलोड कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में लगा दिया गया है वो चैप्टर। तो इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं इससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। ठीक फ्रेंड्स, एक तो मैंने जियोग्राफिक प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई थी, उसमें लगभग 700 प्लस क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, और एक जो वर्ल्ड जियोग्राफी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि विश्व की नदियाँ, विश्व की झीलें, विश्व के रेगिस्तान, विश्व के ज्वालामुखी, विश्व में जितनी जल संधियाँ हैं, ठीक फ्रेंड्स, विश्व की झीलें वगैरह, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मैंने चैनल की प्ले लिस्ट बना दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से ही। उसमें जाके आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना। और एक टॉप 100 नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैं डेली रोज़ आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर किसी ने ना देखी हो तो जाके देख ले। और भी जैसे कि ट्रिक की वीडियो अपलोड करी है, लगभग 31 वीडियो अपलोड हो गई है ट्रिक से। अगर किसी को वीडियो देखनी है तो ट्रिक से वीडियो देख ले। और इससे पहले मैंने जो सतीश चंद्रा की बुक से मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट करा दिया है डिटेल में, उसकी सारी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दी गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं। तो ये था थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन। और हाँ, अगर किसी को क्वालिटी की इशू है तो वो 480 पर देख ले इस वीडियो को, तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। और रही वॉल्यूम की बात, अगर किसी को तेज़ लग रही हो तो थोड़ा स्लो करके देख ले। और अगर किसी को स्लो लग रही हो तो 1.50 या 1.25 पर जाके देख ले। अगर फिर भी स्लो लगे तो 1.75 का ऑप्शन है, वहाँ भी जाके देख ले। आई थिंक 1.50 पर बहुत ही अच्छा दिखाई देगा और सुनाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो इसमें हम देखेंगे, मेन फोकस रहेगा हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, कई बार क्या बनते ही आए हैं। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जहाँ से इन दोनों धर्मों से ऊपर क्वेश्चन ना बनाओ। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, जो मध्यकालीन भारत है वो तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। और इसके बाद जो प्राचीन भारत, ये भी इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा रह जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, जो बिपिन चंद्रा की बुक से। इन तीनों बुक से मैंने लगभग 700 प्लस क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूँ, एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जो ये इन तीनों बुक का पूरा निचोड़ होगा उस वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, और वो होगी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। तो लगभग वो वीडियो अभी उस पर थोड़ा काम चल रहा है, क्वेश्चन टाइप वगैरह कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इन तीनों बुक से मिला के मैं 700 प्लस क्वेश्चन दूंगा आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके काम आएंगे यूपी पीसीएस और एनी अदर एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देखते हैं इनका उद्भव कहाँ से हुआ था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक फ्रेंड्स, ईसा पूर्व छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में या सदी के उत्तरार्ध में गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक फ्रेंड, जो छठी शताब्दी की बात बताई जा रही है, जो गंगा के ऊपरी या मध्य मैदान थे ना, वहाँ पे अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ है। इस युग में करीब 62 यानी कि 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, किस युग के? छठी शताब्दी के युग के लगभग 62 संप्रदाय ज्ञात होते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो दो इम्पोर्टेंट थे उनको हमें पढ़ना है आज। ये देखिए, इनमें जैन संप्रदाय और बौद्धिक संप्रदाय सबसे प्रमुख थे। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लिया, इनका उद्भव हुआ था गंगा के मध्य मैदानों में। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं उद्भव का कारण। ब्राह्मण। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मण क्षत्रिय को उच्च वर्गों। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मण क्षत्रिय को उच्च वर्णों। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैंने पेंसिल का यूज बहुत किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों को उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये द्विज समूह है इसके बारे में देखते हैं। द्विज को जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार था। ठीक फ्रेंड्स, द्विज जो था ये संप्रदाय था, तो इनमें जनेऊ पहनने का और इनको वेद पढ़ने का अधिकार था। आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया, पढ़ने का अधिकार था शूद्रों को। ठीक फ्रेंड्स, ये शूद्रों को और स्त्रियों को। ठीक फ्रेंड्स, शूद्रों को यहाँ लिखा है, उसके बाद यहाँ देखिए शूद्रों को और स्त्रियों को यहाँ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, शूद्रों को और स्त्रियों को
वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने पेंसिल से लिखा है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही ऊपर नीचे करके सीक्वेंस में नहीं लिखा था, तो इसमें मैंने पेंसिल ज़्यादा यूज की है। ठीक फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे। जो ये दो वर्ण थे ना, ब्राह्मण और क्षत्रियों को उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला हुआ था। और द्विज कौन थे? तो ये जनेऊ पहनने का अधिकार था द्विजों को। जनेऊ वो होता है ना, वो जो पंडित जी लोग वगैरह पहनते हैं अंदर। ठीक फ्रेंड्स, पहनने का अधिकार था और वेद पढ़ने का अधिकार था। ठीक फ्रेंड्स, ये जनेऊ और इनकी द्विज की बात होगी, उसके बाद चलते हैं। जो ये शूद्र थे ना, शूद्रों को और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, 2 बार समझा दिया है। अब यहाँ से देखते हैं वैद्योत्तर काल में वे गृहदास, कृषिदास, शिल्पी और मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वे स्वभाव से ही क्रूर, कर्मा, लोभी और चोर, इनकी बात हो रही है शूद्रों की। ठीक फ्रेंड्स, वैद्योत्तर काल से ही वे गृहदास, कृषिदास, शिल्पी और मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। वे स्वभाव से ही क्रूर, कर्मा, लोभी और चोर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं चोर के आगे। चोर। ठीक फ्रेंड्स, इस युग में, ये में लिखा हुआ है, था के बाद ये पेंसिल से मैंने लिखा है। इस युग में अपराधी जितने ही नीच वर्ण का होता था, ठीक फ्रेंड्स, उसकी सज़ा उतनी कठोर होती थी। ठीक फ्रेंड्स, ये शूद्र वगैरह थे ना, ये बताया जा रहा है कि शुरू से ही कुकर्म करते होंगे, चोरी वगैरह करते होंगे। तो ये इस युग में अपराधी जितना ही नीच वर्ण का होता था ना, मतलब जितनी निचली कास्ट का होता, जितना नीच कास्ट का या जितने बुरे कर्म करता होगा, तो उसको उतनी कठोर सजा दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वर्ण विभाजन से समाज में तनाव पैदा हुआ, क्योंकि वर्ण विभाजन हो गया था कि कोई शूद्र था, कोई वैश्य था, कोई ब्राह्मण था। तो उसी की बात हो रही है। वर्ण विभाजन से समाज में तनाव पैदा हुआ, परंतु वैश्यों और शूद्रों में उनकी किसी प्रतिक्रिया, यहाँ से देखते, परंतु वैश्यों और शूद्रों में इसकी कैसी प्रतिक्रिया थी, यह जानने का कोई साधन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, जो वर्ण विभाजन हुआ था उससे तनाव पैदा हो गया था समाज में, परंतु जो वैश्य और शूद्र थे ना, इनकी कैसी प्रक्रिया थी, यह जानने का कोई साधन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ना तो क्या कहते हैं, शूद्रों को वैद वगैरह पढ़ने का अधिकार नहीं था, और वो सिर्फ दास प्रथा की तरह, गुलामों की तरह जीते थे। और जो कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, वो मार वगैरह खाते थे। और इनको यहाँ भी बताया गया कि अपराधी जितना नीच वर्ण का होता था, उसको उतनी कठोर सजा दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, इससे अधिक हमें जानकारी नहीं है, और यही ये पुस्तक बताती है। आगे चलते हैं। ये देखिए लिखा है ना, कोई साधन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, किन के बारे में? शूद्रों के बारे में जानने का कोई साधन नहीं है। आगे देखते हैं। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहित या ब्राह्मण की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों का उद्भव का अन्यतम कारण हुआ। ठीक फ्रेंड्स, जो ये विविध विशेषाधिकार का दावा करने वाले जो ये पुरोहित और ब्राह्मण थे ना, पुरोहित और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध ये क्षत्रिय जो खड़े हुए थे, इनको एक नया धर्म का उद्भव और अन्यथा कारण हुआ। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय थे। ठीक फ्रेंड्स, और दोनों ने ही ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ठीक फ्रेंड्स, पहले इसने इन क्षत्रिय खड़े हो गए हैं ब्राह्मणों के अपोजिट में या अपोनेंट में। ठीक फ्रेंड्स, और उसके बाद जो ये जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी और ये गौतम बुद्ध, इन दोनों ने ही ब्राह्मणों को चुनौती दी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में, ठीक फ्रेंड्स, इस काल में पूर्वोत्तर भारत में कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली। ठीक फ्रेंड्स, ये नाम याद रखना। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चिरांद। कई बार एग्जाम में यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है मिलान करने के लिए। ये चिरांद बिहार में पड़ता था, याद रखना। ये ऐसे मिलान करने वाले आते हैं ना, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो उसमें ये चिरांद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में पड़ता था, याद रखना इसको। ठीक फ्रेंड्स, चिरांद और
और राजगीर जैसे, ठीक फ्रेंड्स, और राजगीर जैसे नगरों की स्थापना हुई। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए पूर्वोत्तर काल में भारत में कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरांद और राजगीर जैसे नगरों की स्थापना हुई। ठीक फ्रेंड्स, ये नगरों की यहाँ था कि मैंने पेंसिल से लिखा की स्थापना हुई। ठीक फ्रेंड्स, अब इन नगरों में देखते हैं क्या होता था। इन नगरों में, यहाँ से देखिए, इन नगरों में शिल्पी और व्यापारी, इन नगरों में शिल्पी और व्यापारी ईसा पूर्वी 5वीं सदी में, ठीक फ्रेंड, ईसा पूर्व 5वीं सदी में पंचमार्ग या आहत सिक्के चलाए। ठीक फ्रेंड्स, इन नगरों में शिल्पी और व्यापारियों, एक सेकेंड, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। कोई दरवाजे पे आया था, बार बार डोर बेल बजा रहा था तो जाना पड़ा बीच में। ठीक फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो देखते हैं इन नगरों में, ठीक फ्रेंड, इन नगरों में शिल्पी और व्यापारियों ने, ठीक फ्रेंड, ने यहाँ लिखा हुआ, ये पुराने हैं ना, पुराने का सिर्फ हमें ने लेना है। इन नगरों में शिल्पी और व्यापारियों ने शिल्पी और व्यापारियों ने ईसा पूर्व 5वीं सदी में पंचमार्ग या आहत सिक्के चलाए। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा अब आपको। ठीक फ्रेंड्स, आहत सिक्के चलाए। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्षत्रियों के अतिरिक्त, ठीक फ्रेंड, क्षत्रियों के अलावा या क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्यों ने महावीर और गौतम को दोनों को उदारपूर्वक सहायता की। मतलब क्षत्रियों ने भी सहायता की होगी और वैश्यों ने भी महात्मा बुद्ध और महावीर की सहायता की। और वो सहायता क्यों की थी वो देखते हैं। बणिकों माने बनिया, ठीक फ्रेंड्स, बणिकों को बनिया कहा जाता था उस टाइम, तो वही देखते हैं। बणिकों ने और सेठी या चेट्टी ने, ठीक फ्रेंड्स, बणिकों ने जो सेठी कहलाते थे, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को प्रचुर दान दिए। ठीक फ्रेंड्स, ये बणिकों को बनिया कहा जाता था और जो सेठ वगैरह कहलाते होंगे, उन्होंने गौतम बुद्ध के शिष्यों को प्रचुर दान दिए, मतलब कई दान दिए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, कई दान दिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, जो ये मदद की थी ना, उन मदद के कारण देखते हैं। यहाँ लिखा है ना, इसके कई कारण थे, तो वो कारण देखते हैं। एक सेकंड, तो देखिए फ्रेंड, ये पेंसिल से मार्क करना रह गया था। इसके कई कारण थे, मतलब मदद के कई कारण थे। जो ये दान पुण्य वगैरह कर रहे थे ना, तो इसके कई कारण थे। पहला कारण देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने पेंसिल से लिखा है, वैश्यों का महावीर और गौतम बुद्ध को सहयोग करने का कारण। ठीक फ्रेंड्स, वैश्यों का महावीर और महात्मा बुद्ध को सहयोग करने का कारण था। ठीक है फ्रेंड्स, पहला कारण यहाँ से है। पहला यह है कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं, यहाँ थे ना, क्या कहते हैं, इसके कई कारण थे। वैश्यों का महावीर और बुद्ध को सहयोग करने का कारण पहला यह है कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं दिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इन्होंने इसकी मदद इसलिए की थी। पहला कारण यह है कि जैन और बौद्ध धर्म की जो आरंभिक अवस्था थी ना, इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मतलब सब लोग एक ही समान थे। ठीक फ्रेंड्स, इसका यहाँ लिखा है ना, आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं दिया। ठीक फ्रेंड, इन दोनों ने, महात्मा बुद्ध ने और महावीर ने, वर्ण व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सबके लिए ओपन था। मतलब कोई किसी धर्म का हो आए, शिक्षा ग्रहण करें इनसे। ठीक फ्रेंड, और इनके धर्म को ग्रहण कर सकता था, शिक्षा ग्रहण कर सकता था। तो मतलब इन्होंने वर्ण व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा कारण देखते हैं। दूसरे वे हिंसा के उपदेश देते थे। ठीक फ्रेंड्स, वे हिंसा के उपदेश देते थे, मतलब अच्छी अच्छी बातें वगैरह बताते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, दूसरे वे हिंसा का उपदेश देते थे, जिससे विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो कोई अच्छी बातें बताएगा तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों होगा। तो दूसरा कारण यही था, वे हिंसा के उपदेश देते थे, जिससे विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था। और ठीक फ्रेंड्स, और वाणिज्यिक व्यापार में उन्नति हो सकती थी। ठीक फ्रेंड्स, जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो सब लोग अपना व्यापार वगैरह करेंगे और जिसमें वाणिज्यिक व्यापार में उन्नति होगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ से वैश्य लोग थे ना, जो वैश्य के बारे में बताया जा रहा है। वैश्य वाणिज्यिक व्यापार में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, वैश्य वाणिज्यिक व्यापार में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे। महाजनी का मतलब है जो
गांव में होता नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन वगैरह हो जाती है तो वो ब्याज पे रुपए पैसे टके वगैरह देते हैं, महाजनी करते हैं कि भाई तुम ले जाओ ब्याज पे रुपए। तो ये उन्हीं का कारण बताया जा रहा है, व्यापार में विधि होने के कारण महाजनी करते थे, ब्याज दर नहीं पाते थे, ठीक फ्रेंड्स, और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। ये रुपए का जो लेन देन होता है ना, जो रुपए का लेन देन करते हैं तो उन्हें गांव में महाजनी कहते थे। जो आज के टाइम में फाइनेंस का काम करते हैं ना, जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, करंट की बात बता रहा हूँ, ब्याज दर नहीं पाते थे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि रुपए देने के बाद बावजूद भी लोग उन्हें, मान लो एक तरफ तुम लोगों की मदद कर रहे हो पैसा देकर, फिर पैसा ले गए तो उनका हाई ब्याज लगा दिया, पहले बताया नहीं, फिर ब्याज पे ब्याज चला दिया, तो लोग उनका आदर कहाँ से करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। एक तरफ तुम मदद भी कर रहे हो, फिर उनका ब्याज पे ब्याज चला रहे हो, बिना बताए ब्याज बढ़ा देते हो, फिर वो आदर कहाँ से होगा उनका। तो ब्याज दर नहीं पाते थे और सामाजिक में अपनी प्रतिष्ठा वगैरह बढ़ाना चाहते होंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब जो हमारा मेन फोकस है। अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो ठीक है, अगर ना भी आया हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है ना वो अब शुरू होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ से, पहले देखेंगे जैन संप्रदाय को, उसके बाद देखेंगे बौद्ध संप्रदाय को, ठीक फ्रेंड्स। तो चलते हैं। जैन जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है, ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि महावीर के पहले 23 और आचार्य हुए, ठीक फ्रेंड्स, जो तीर्थकर कहलाते थे, ठीक फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन बनाया कि क्या कहते हैं जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे, तो 24 थे, ठीक फ्रेंड्स। 24 के 24 आपको ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला, दूसरा और 23वां 24वां जरूर याद होना चाहिए, वो भी टिप ऑफ द टंग। कई बार एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। देखते हैं आगे। यदि महावीर को अंतिम, ठीक फ्रेंड्स, यदि महावीर को अंतिम या 24वां तीर्थकर मान लिया जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी ठहरता है, ठीक फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं कि अगर जैन धर्म को अंतिम या 24 का तीर्थकर मान लिया जाए ना तो जैन धर्म का उद्भव काल 9वीं शताब्दी बताया जाता है या ठहरता है, ठीक फ्रेंड्स। इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ऋषभदेव प्रथम थे, ठीक फ्रेंड्स। ऋषभदेव मैंने कहा ना, पहला, दूसरा और 23वां 24वां जरूर आपको याद होना चाहिए। इसमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे ऋषभदेव प्रथम थे, जो कि अब यहाँ से देखते हैं, जो कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। एक मिनट फ्रेंड्स, ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे है, ये दूसरे नंबर की लाइन है, पहले नंबर की लाइन यहाँ से है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखते हैं, ये लाइन दूसरे नंबर की, ये लिखा हुआ है ना मैंने दूसरा नंबर, और ये यहाँ डाला है एक नंबर, थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं करेक्ट करता हूँ। आगे देखते हैं। प्रथम थे ना ये ऋषभदेव, इसके आगे यहाँ से लाइन आएगी, इनके आरंभिक तीर्थकर, ठीक फ्रेंड्स। इनके ये लिखा हुआ है ना, अब दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखिए मैंने डार्क कर दिया, ठीक फ्रेंड। ये 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर है। पहले 1 नंबर को देखते हैं, इनके आरंभिक तीर्थकर, ठीक फ्रेंड। इनके आरंभिक तीर्थकर जो मध्य गंगा में उत्पन्न हुए, ठीक फ्रेंड, जो मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए थे ना, अभी जो पीछे पढ़ के आए थे, इनके आरंभिक तीर्थकर जो मध्य गंगा में उत्पन्न हुए, ठीक फ्रेंड्स, जो कि मध्य गंगा में उत्पन्न हुए थे, ठीक फ्रेंड्स, जो मध्य गंगा के मैदान में, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, जो कि मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए थे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, जो कि ईसा पूर्व 6वीं सदी से पहले ठीक से आबाद नहीं हुआ था। समझ गए होंगे, दोनों लाइन क्लियर होगी। पहली लाइन ये है, इनके आरंभिक तीर्थकर जो कि मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए थे, जो कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पहले ठीक से आबाद भी नहीं हुआ था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, ऊपर नीचे लाइन थी, मैंने करेक्ट करा दी है। आगे देखते हैं तीसरी लाइन यहाँ से, मिथक और जैन धर्म। मिथक कथा जैन संप्रदाय की प्राचीनतम सिद्ध करने के लिए गढ़ी गई है, ठीक फ्रेंड्स। जो मिथक कथा है वो जैन संप्रदाय की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए गढ़ी गई है, ठीक फ्रेंड्स। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे, ठीक फ्रेंड्स। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। कई बार पूछा है एग्जाम में, 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ। आगे देखते हैं, किंतु यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना उनके आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान या महावीर ने की है, ठीक फ्रेंड्स। जो मतलब मेन जो कहानी जो रची थी ना, जो महावीर स्वामी ने रची थी, वर्धमान इनका पुराना नाम था, बचपन का नाम, ठीक फ्रेंड्स।
तो वही बताया गया, किंतु यथार्थ जैन धर्म की स्थापना उनके आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान ने की है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं थोड़ा स्पीड में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास किसी गांव में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, मेन तो है इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, जो कि वैशाली के आसपास एक गांव पड़ता था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास किसी गांव में हुआ था और उस गांव का नाम कुंडल ग्राम। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना कुंडल ग्राम में कई बार पूछा गया है। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश की चेतक की बहन थी। ठीक फ्रेंड, इस प्रकार महावीर का परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था। ठीक फ्रेंड, सब सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, जहाँ समझाने लायक होगा समझाऊंगा। आरंभ में महावीर गृहस्थ जीवन में थे, मतलब खेतीबाड़ी घर वगैरह देखते होंगे, गृहस्थ जीवन में घर गृहस्थी चलाते होंगे। आरंभ में महावीर गृहस्थ जीवन में थे, किंतु सत्य की खोज में भी 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके यति का मतलब होता है सन्यासी, यति हो गए। ठीक फ्रेंड्स, आरंभ में वे खेती बाड़ी देखते होंगे घर पे या फिर घर गृहस्थी चलाते होंगे, लेकिन सत्य की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में वे सांसारिक जीवन को त्याग कर सन्यासी बन गए। ठीक फ्रेंड्स, 12 वर्ष इधर उधर भटकते रहे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। किंतु जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल प्राप्त हुआ तो उन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, उन्हें 42 वर्ष की अवस्था में केवल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये केवल, कई बार यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता, तो उसे केवल कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा है ना, किंतु 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को केवल कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ। और जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। केवल द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय पा ली। इसी कारण वे महावीर इसी कारण, यहाँ लिखा है ना, इसी कारण वे महावीर जिन अर्थात विजेता कहलाए। ठीक फ्रेंड्स, 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर उन्होंने वस्त्र त्याग दिए। ठीक फ्रेंड्स, वस्त्र त्याग दिए, केवल द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय पा ली। इसी कारण वे महावीर जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। आगे देखते हैं। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर वे अपने धर्मों का प्रचार 30 वर्षों तक करते रहे, उनका निर्माण, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु की बात हो रही है। उनका निर्माण 468 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में आज, ठीक फ्रेंड्स, आज के राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ, पावापुरी में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में। ठीक फ्रेंड्स, 72 वर्ष की अवस्था में। अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत, इनके सिद्धांत वगैरह भी तो कुछ थे, वो देखते हैं क्या क्या थे। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। ठीक फ्रेंड्स, अहिंसा या हिंसा ना करना। ठीक फ्रेंड्स, अमिर्सा या झूठ ना बोलना। तीसरा देखते हैं औचार्य या चोरी ना करना। अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित नहीं करना। ठीक फ्रेंड्स, पैसा धन नहीं जोड़ना, ये बात बताई जा रही है। अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित नहीं करना और ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इनके ये देख लिए। अब देखते हैं महावीर ने केवल 5वां व्रत जोड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, जो 5वां व्रत है ना ब्रह्मचर्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा कि महावीर ने कौन सा व्रत जोड़ा था, तो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य। ठीक फ्रेंड्स, जैन लोग बहुत ही मतलब ठीक ठाक ही होते हैं, आगे जैसे बढ़ते जाओगे पता लगता जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बाद में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो न्यूड रहते थे, नग्न रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, पर उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जिन के नीचे रखा गया है। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा है। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा है वह इस धर्म में नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है वो जैन धर्म में नहीं है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में पैदा होता है, जो कि आज भी है। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि जैसे महावीर स्वामी ने कहा था ना कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही
पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च और निम्न कुल में होता है। तो आज भी तो कहते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे तो क्या पता अगले जन्म में तुम इंसान के रूप में ही बनोगे, इंसान ही बनोगे, या कुछ अच्छे कास्ट में जाके पैदा होगे किसी धनवान व्यक्ति के घर। और बुरे कर्म करोगे तो क्या पता अगले जन्म में तुम सांप बनो, बिच्छू बनो, कीड़े मकोड़े बनो, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वही बात बताई जा रही है। महावीर स्वामी ने भी यही कहा था, इसलिए कर्म ही फल है, कर्म ही पूजा है। आगे चलते हैं। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये बताया जाना है वो पूर्व जन्म में जो आप अच्छे कुल में पैदा हो गए तो वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो यह अच्छे ज्ञान या सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के तीन रत्न हैं। ठीक फ्रेंड्स, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और ये सम्यक ध्यान, ये जैन धर्म के तीन रत्न हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, अर्थात तीन जौहर माने जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये तीन जौहर माने जाते हैं जैन धर्म के। ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित है। ठीक फ्रेंड्स, ये जैन धर्म के लोग देखे होंगे आपने, ये ना तो कोई कृषि करते हैं ना ही लड़ाई वगैरह करते हैं। खेती करना इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा, क्योंकि ये किसी ऊपर पढ़ के आए हैं ना कि ना तो हिंसा करनी, ना किसी की लड़ाई या मारकूट करनी। अगर ये कृषि करेंगे ना तो खेती करते हुए आपने देखा होगा जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं उनको हम लोग मार देते हैं। तो ये लोग मारते नहीं हैं किसी को, इसलिए बताया गया है कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि करना वर्जित है। क्योंकि आप कृषि करोगे तो वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं फसल में तो वो मारने पड़ते हैं, युद्ध करोगे तब भी वहाँ मार काट होगी। तो इसीलिए जो ज़्यादा जो जैन लोग हैं ना, ये मतलब बिजनेस वगैरह अपना ही छेड़ते हैं, अपना ही बिजनेस करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। आगे चलते हैं। क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। ठीक फ्रेंड्स, बात मैंने बता दी है कि दोनों में ही अगर जो खेती करोगे तो कीड़े मकोड़े होंगे, वो जीव होंगे, उनको मारना पड़ेगा। ये लिखा है ना, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। युद्ध करोगे तब भी मार काट होगी, वहाँ भी लड़ाई वगैरह खून खराबा होगा। ठीक फ्रेंड्स, दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावलंबियों में व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, मैंने बता दिया, जो भी बिजनेसमैन वगैरह हैं, अपना ही बिजनेसमैन वगैरह ये करते हैं, अपना ही काम धंधा। ठीक फ्रेंड्स, ये खेती वगैरह और लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, हमारे पड़ोस में एक दो जैन लोग हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बट उनका एक मेन फैक्ट ये भी है कि जो सूरज ढलता है ना शाम को, वो सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही खाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगली नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर वो चाहे कितने ही रात में भूख लगे, लेकिन वो सूरज ढलने से पहले शाम का खाना निपटा लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे ही खाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये भी इनका कोई रीति रिवाज है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब सूरज ढलने से पहले पूरा घर खाना खा लेता है, फिर रात में कुछ नहीं खाते, क्योंकि चाहे कितनी भूख लगी हो। बट अपना अपना रीति रिवाज है, क्या पता कुछ और जैन धर्म लोग खाते हैं। लेकिन जो हमारे पड़ोस में वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अपने स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अपने धर्म को वैधता देते हैं। आगे चलते हैं। जैन धर्म का प्रचार देखते हैं। महावीर के अनुयायियों को, ठीक फ्रेंड्स, महावीर के अनुयायियों को संघ में स्त्री और पुरुषों दोनों को स्थान दिया था। ठीक फ्रेंड्स, जो महावीर के अनुयायी थे ना, जो इनके शिष्य वगैरह होंगे, तो वही लिखा है, महावीर के अनुयायियों को संघ में स्त्री और पुरुषों दोनों को स्थान मिला है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्योंकि जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट पृथक नहीं किया था, इसलिए आरंभ में उसे अधिक लोगों ने अपनाया नहीं। ठीक फ्रेंड्स, ये आरंभ में मतलब बात बताई जा रही है। जैन धर्म में जो आरंभ चरण था ना इनका, तो इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण धर्म से मतलब पूरी तरह अलग नहीं किया हुआ था, इसीलिए जैन धर्म से आरंभ में बहुत कम लोग जुड़े। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ लिखा है ना, आरंभ में इसे अधिक लोगों ने नहीं अपनाया। ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहाँ ब्राह्मण धर्म अधिक कमज़ोर था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जहाँ दूसरा धर्म, ये ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था, वहाँ ये धीरे धीरे फैलता गया। कर्नाटक में, ठीक फ्रेंड्स, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक फ्रेंड्स, जो उत्तर कर्नाटक वगैरह ना दक्षिण भारत में, तो जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसने जैन धर्म को अपना लिया, राज्य को त्याग दिया और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म
अपने अंतिम वर्षों में जैन साधु होकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार करते हुए बिता दिए, लेकिन इस परंपरा की पुष्टि अन्य किसी स्रोत से नहीं होती है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इन्होंने जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये दक्षिण भारत में इसका प्रचार कर रहा था, कर्नाटक में ये बौद्ध धर्म अपना भी लिया था और ये साधु बन गया था, लेकिन इस धर्म की ना कोई और पुष्टि नहीं होती, मतलब कोई इसका वो नहीं मिला जो पुख्ता सबूत वगैरह, ऐसा सिर्फ लिखा है लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिला है। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताया गया है कि पुष्टि अन्य किसी स्रोत से नहीं होती। दक्षिण भारत में जैन धर्म को फैलाने का दूसरा कारण महावीर का निर्माण था। ठीक फ्रेंड्स, महावीर के निर्माण के 200 साल बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, जब महावीर मर जाता है ना, तो महावीर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके 200 साल बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। अकाल 12 वर्षों तक रहा। ठीक फ्रेंड्स, अकाल 12 वर्षों तक रहा। बहुत से जैन भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिणा पर चले गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब यहाँ तो अकाल वगैरह पड़ गया होगा, तो ये जो बहुत सारे जैन जो भद्रभाव थे ना, इसके जो शिष्य वगैरह होंगे, ये दक्षिण भारत में चले गए, तो ये वहाँ चले गए, तो वहाँ अपने धर्म का प्रचार करने लगे होंगे। लेकिन जो कुछ यहाँ रह गए थे ना अकाल पड़ने की वजह से, जो इधर रह गए थे उत्तर भारत में, उनकी बात देखते हैं। शेष जैन धर्म भद्रबाहु शेष जैन लोग स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। ठीक फ्रेंड्स, जो कुछ चले गए थे दक्षिणापद में यानी कि दक्षिण भारत में, और बाकी जो ये रह गए थे उत्तर भारत में। ठीक फ्रेंड्स, ये मगध था ना, मगध ये अपने बिहार यूपी वाला इलाका पड़ता था, इसको मगध बोलते थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है शेष जैन लोग स्थलबाहु के नेतृत्व में यहीं रह गए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, पता क्या, आज होली है तो मिलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कोई मिलने आ जाता है, तो इसलिए बीच में वीडियो रोकनी पड़ती है, बट अब रुकेगी नहीं। अब फालतू किसी से मिलना जुलना नहीं है। मैंने मेन गेट पे किसी को बिठा दिया है, मैं कहा कोई भी आए बोल दियो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब वीडियो पूरा स्पीड में चलेगी। परंतु कर्नाटक में जैन धर्म को फैलाने का पुरातात्विक साक्ष्य ईसा की तीसरी सदी से पहले का नहीं मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, परंतु जो बताया गया, परंतु कर्नाटक में जैन धर्म को फैलाने का पुरातात्विक साक्ष्य ईसा की तीसरी शताब्दी से पहले नहीं मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, पाँचवीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित किए गए जो बसदी कहलाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखना, बसदी को। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अभी तक बना नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो कर्नाटक में जो जैन मठ स्थापित हुए थे उनको क्या कहते थे, तो बसदी कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार और ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर बताया गया ना कि 3री सदी तक कर्नाटक में कोई ऐसा जैन धर्म का प्रचार नहीं मिला है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए 3री सदी तक कर्नाटक में नहीं मिला था। फिर यहाँ 5वीं सदी के बाद बौद्ध मठ स्थापित हुए जिनको बसदी कहते थे। अब यहाँ कलिंग की बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा की 4वीं शताब्दी में हुआ। और आगे देखते हैं। और इसे कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। ठीक फ्रेंड्स, और इसे कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी में जैन धर्म तमिलनाडु पहुंच गया। ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्म तमिलनाडु पहुंच गया। बाद की सदियों में जैन धर्म मालवा, गुजरात, राजस्थान में फैला। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं। आगे देखते हैं जैन धर्म का योगदान क्या क्या था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जैन धर्म के योगदान। तो योगदान में यहाँ से पहले है, इन्होंने अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृतिक को अपनाया। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जैन धर्म के जो बोलचाल की भाषा क्या थी, वो प्राकृतिक भाषा थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि इनके धार्मिक ग्रंथ किस में लिखे हैं, तो अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, अर्धमागधी भाषा में ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में बल्लवी नामक स्थान में अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से है ना। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लवी नामक स्थान में अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। ठीक फ्रेंड्स, जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इसका पहला व्याकरण तैयार किया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैनों ने मध्यकाल में आरंभिक में संस्कृत में ग्रंथ लिखे। ठीक फ्रेंड्स,
इन्होंने मध्यकाल की बात बताई जा रही है। जैनों ने मध्यकालीन के आरंभ में संस्कृत में ग्रंथ लिखे। ठीक फ्रेंड्स, और देखते हैं लास्ट पैरा है इसका जैन ग्रंथ का। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक फ्रेंड्स, बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे या मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ हमारा जैन धर्म कंप्लीट होता है, एकदम डिटेल में पढ़ा दिया। अब चलते हैं गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे। ठीक फ्रेंड्स, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से कई बार क्वेश्चन बना के कब क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। कई बार सन पूछ लेता, कई बार ये पूछ लेता। जगह का नाम है लुम्बिनी। ठीक फ्रेंड, लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गौतम के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक क्या कहते हैं शाक्यों के प्रधान थे। ठीक फ्रेंड, गौतम के जो पिता थे ना, वो कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शासकों के प्रधान थे, और उनकी माता कौशल राजवंश की कन्या थी। आगे देखते हैं, ये देखिए लिखा है कन्या थी। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार वह भी उच्च कुल के थे। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार वह भी उच्च कुल के थे। आगे देखते हैं 29 वर्ष की उम्र में वे घर से निकल पड़े। 7 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि बोध गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक फ्रेंड्स, तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। आगे तो चलते हैं। वे लगातार 40 वर्ष तक उपदेश देते रहे। केवल बरसात के समय ही वे एक स्थान पर टिकते थे, मतलब इधर उधर घूमते रहते होंगे, प्रवचन देते रहते होंगे। जब बारिश वगैरह आ जाती होगी तो वो रुक जाते होंगे एक स्थान पर। लेकिन कई बार एग्जाम में थोड़ा एग्जामिनर डीप जाके क्वेश्चन ये बनाता है, कई बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन बनाया कि महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वो बिताई थी कौशाम्बी में। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा समय भी इन्होंने कौशाम्बी में बिताया था, लेकिन अपनी वर्षा ऋतु आखिरी जीवन की आखिरी वर्षा ऋतु कौशाम्बी में स्पेंड की थी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार यूपीपीसीएस में एग्जाम में थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार ये क्वेश्चन बना कि उन्होंने अपनी आखिरी वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो कौशाम्बी में। याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब सब लोग आ सकते हो, शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नामक स्थान पर स्वर्गवासी हो गए। ठीक फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, कुशीनगर को याद रखना, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, इनके सिद्धांत देखते हैं। और कई बार क्वेश्चन ये बना है कि जब इन्होंने घर छोड़ा था ना, तो उस घर छोड़ने की घटना को कहते हैं महाभिनिस्मीकरण। ठीक फ्रेंड्स, और इनके मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, महापरिनिर्वाण और महाभिनिस्मीकरण। ठीक फ्रेंड्स, जब इन्होंने घर छोड़ा था, और ये इनकी मृत्यु की दोनों बता दिए मैंने। ठीक फ्रेंड्स, शायद वही इस बुक में ना दिए हो, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिए हैं। और ये क्वेश्चन मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन कराए भी हुए, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। इन सबको डिटेल में करा रहा हूँ, और इसके ऊपर 700 क्वेश्चनों की वीडियो भी तैयार होगी जल्दी से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनके बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखते हैं। गौतम बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। ठीक फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। वे उन निरर्थक विवादों में नहीं उलझते थे जो उनके समय में आत्मा और परमात्मा के बारे में जोरों पर चल रही होती थी। ठीक फ्रेंड्स, ये बड़ी शांत किस्म के थे। ये मतलब उस वाद विवाद में नहीं उलझते थे कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो धार्मिक बातें होती थी, ये उसमें अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे। इन्होंने एक बात कही थी, और वो बात यहाँ लिखी हुई है। उन्होंने कहा था कि संसार दुख में है। ठीक फ्रेंड्स, संसार दुख में है, और लोग इच्छा लालसा के कारण दुख पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं इस बात को फॉलो भी करता हूँ कि जो हमारे जीवन में दुख है ना, वो दुख का कारण यही है कि हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लालच और लालसा बढ़ती जाती है। इसी के कारण कई बार हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लें, अपनी लालसा को कंट्रोल कर लें, तो हमारे जीवन में दुख कभी ना आए। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा है कि संसार दुख में है, लोग
इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। यदि यदि काम अर्थात लालसा पर विजय पा ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है कि जीवन जिसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्रण से मुक्ति मिल सकती है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए हमें ज़्यादा अपनी इच्छाओं पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मन तो बच्चा है और मन चंचल है, तो ये तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि आज ये कर लें, आज वो कर लें, लेकिन सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। किसी इच्छा की वजह से हमें कई बार दुखों का सामना भी करना पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग ठीक फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। जो ये फ्रेंड्स पेंसिल से जो लिखा है, जो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के आसपास एक ग्रंथ में बुद्ध का बताया हुआ कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये 8 मार्ग, ये 8 संसाधन हैं। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छी चीज़ देखनी चाहिए। सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सम्यक वाक्य सोच समझ कर बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीवन, ठीक फ्रेंड्स, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक फ्रेंड्स, ये तो इनके 8 मार्ग थे। आगे चलते हैं। बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए। इस आचार संहिता के प्रमुख नियम है पराय धन का लोभ ना करना। ठीक फ्रेंड्स, ये इनके जो नियम वगैरह थे वो बताए गए। पराय धन का लोभ ना करना, ये सभी करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सोचते हैं कि यार देखो पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप मान लो पूजा पाठ कर रहे हो और आपके मन में चल रहा है कि हमारा पड़ोसी मर जाए और उसके गेट पे जो फॉर्चूनर या ऑडी खड़ी हो मुझे मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही बात बताएगा कि पराय धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, ये इनके नियम वगैरह थे। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की विशेषताएं और इनके प्रसार का कारण। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता और ना ही आत्मा में। क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है, क्या बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास करता है? तो नहीं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, बौद्ध धर्म शुरू से ही दार्शनिक वाद विवादों के जंजाल में नहीं फंसा। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए यह सामान्य लोगों को भाया, क्योंकि ये मतलब इसमें तो ये तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी इसमें, क्योंकि सबके लिए ओपन था गेट कि कोई भी आए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे निम्न जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो। ठीक फ्रेंड्स, सबके लिए ओपन था और ये मतलब वाद विवादों में इसीलिए नहीं फंसा और इसीलिए लोगों को पसंद आया। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए लोगों को, सामान्य लोगों को भाया। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, जो मैंने अभी बताया है। बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने अभी बताया ऊपर आपको। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसीलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आया। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक यांत्रिक था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये ब्राह्मण धर्म को भी लोग छोड़ के इस धर्म को अपनाने लग गए थे। ठीक फ्रेंड्स, यही बात बताई गई। आगे चलते हैं। मगध के निवासी इस धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच समझते थे और मगध आर्यों की पूर्ण भूमि आर्यव्रत उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, ये जो ब्राह्मण वगैरह थे ना, ये जो मगध की जनता वगैरह होगी, जो निवासी होंगे वहाँ के, उनको नीच मानते होंगे। तो इन्होंने सोचा कि ये नीचपना की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है ना कि ये तो हमें नीच समझते हैं, तो इसलिए धर्म ही चेंज कर लिया जाए, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया जाए। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताएगी कि मगध के निवासी इस धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात मैंने बता दी है। और मगध आर्यों की पूर्ण भूमि आर्यव्रत के उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर पड़ता था। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से भी बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। ठीक फ्रेंड्स, इनकी भाषा पाली थी, कई ग्रंथ इनके पाली भाषा में लिखे गए। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसमें सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, ठीक फ्रेंड्स, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग हैं, बुद्ध, सम और धम्म। ठीक फ्रेंड्स, जैसे उनके 3 वो थे ना, 3 रत्न थे, और इसमें 3 प्रमुख अंग हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
बुद्ध के निर्माण के 200 साल बाद, ठीक फ्रेंड्स, मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, ठीक फ्रेंड्स। जैसे उन्होंने जब महावीर जी मर गए थे तो 200 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रचार किया था ना उनका कर्नाटक में, ऐसे ही इनके 200 साल बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक ने अपने दूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका तक फैलाया, यानी कि प्रचार करवाया, और इसे विश्व धर्म रूप दिया, और इसे विश्व धर्म का रूप दिया, ठीक फ्रेंड्स। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण कि ये बौद्ध धर्म खत्म क्यों हो गया, क्या कुछ इसमें कमियां थी जिसकी वजह से इसका तेजी से विघटन हो गया, ठीक फ्रेंड्स। 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लगभग लुप्त हो चुका था, ठीक फ्रेंड्स। 12वीं सदी की किसकी बात हो रही है, ये इल्तुतमिश वगैरह का जब काल चल रहा था ना, 12वीं सदी का जो काल चल रहा था इल्तुतमिश वगैरह का, वहाँ तक आते आते बौद्ध धर्म पूरी तरह खत्म हो चुका था। आगे चलते हैं बौद्ध भिक्षु। अब देखते हैं कारण बताया गया कि किस कारण ये खत्म हो गया था। बौद्ध भिक्षु जीवन की मुख्य धारा से भटक गए थे। जो इनके शिष्य वगैरह थे ना बौद्ध भिक्षु, वो जीवन की धारा से भटक गए थे। उन्होंने जन समाज की भाषा पाली को छोड़कर संस्कृत को ग्रहण कर लिया, ठीक फ्रेंड, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। मतलब ये पाली भाषा में मतलब अच्छे ज्ञान वगैरह देते होंगे, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा की लैंग्वेज ही चेंज कर दी और संस्कृत को अपना लिया, जो कि विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से खूब चढ़ावा लेने लगे, ठीक फ्रेंड्स। मतलब इन्होंने पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी अपनी। ये मतलब जो पूजा वगैरह करने आते होंगे या लोग वगैरह, उनसे चंदा वगैरह, खूब चढ़ावा वगैरह लेने लगे थे, ठीक फ्रेंड्स। पैसे वगैरह या चंदा या जो कुछ वस्तुएं वगैरह लेने लगे होंगे चढ़ावे में। इस चढ़ावे के अतिरिक्त बौद्ध विहारों में राजाओं से भी भारी संपत्ति के दान मिलने लगे, ठीक फ्रेंड्स। और इस चढ़ावे में जो भी राजा वगैरह आते होंगे वो भी अच्छी तरह पूरी धन दौलत वगैरह दान पात्र में को भरने लगे होंगे, ठीक फ्रेंड्स। दान पात्र का मतलब जिसमें आज के टाइम में और एक रुपये वगैरह नहीं डालते, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। जो दान पात्र होते होंगे तो उसमें भारी चंदा वगैरह इकट्ठा करके जाते होंगे। राजा की बात हो रही है, ठीक फ्रेंड्स। राजा वगैरह भारी चंदा देने लग गए थे। आगे देखते फ्रेंड्स, 7वीं सदी आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए, ठीक फ्रेंड्स। जो ये बौद्ध विहार वगैरह थे ना, जहाँ पे इनको शिक्षा वगैरह दी जाती थी, उनकी बात बताई जा रही है कि 7वीं सदी तक आते आते बौद्ध विहार जो भी इनके संस्थान वगैरह होंगे वो विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए, ठीक फ्रेंड्स। और कुकर्मों का केंद्र बन गए। विलासी लोग मतलब जो भी ठाट वगैरह, जो 2 नंबर का काम या वल्गैरिटी की तरफ ज़्यादा इंक्रीज होते होंगे, ठीक फ्रेंड्स, अश्लीलता की तरफ, वही बात बताई गई। विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और कुकर्मों का केंद्र बन गए, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का यह नया रूप वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक फ्रेंड्स। जो ये नया रूप था ना अश्लीलता वाला, तो इसको वज्रयान कहा गया है। आगे देखते हैं, बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे थे, ठीक फ्रेंड। जो ये बौद्ध भिक्षु वगैरह होंगे नारी को भोग की वस्तु समझने लगे होंगे। बुद्ध ने अपने प्रिय से आनंद से कहा था, ठीक फ्रेंड। अब देखना बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध, एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड, देखिए मुझे लग रहा कुछ स्क्रीन में दिक्कत सी हो रही है, इसलिए अक्सर धुंधले दिखाई दे रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। या पढ़ाते पढ़ाते मेरी आँखें ही बार बार कैमरे को देख देख के मुझे ही धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक फ्रेंड्स। हो सकता है काफ़ी देर से मैं स्क्रीन को ही देख रहा हूँ ना, कैमरे को, तो इस वजह से आंखों में थोड़ा इफेक्ट पड़ गया हो, तो मुझे ही धुंधला दिखाई दे रहा हो। बाकी स्क्रीन तो सही है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, ये बौद्ध भिक्षु थे ना, ये जो फीमेल वगैरह आती होंगी तो इनको भोग की वस्तुएं का साधन समझने लग गए होंगे, मतलब सेटिंग वगैरह करने लग गए होंगे ये, ठीक फ्रेंड्स। इस वजह से इनका विघटन होता गया। बुद्ध ने देखिए कहा था, बुद्ध ने अपने प्रिय से आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना होता, ठीक फ्रेंड्स। ये बिहार उनको बताया जा रहा है जो इनके इंस्टीट्यूट वगैरह होंगे। बुद्ध ने कहा था अपने प्रिय से आनंद से कि अगर बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना होता तो यह धर्म हजारों साल टिकता, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेश द्वार दे दिया गया तो यह धर्म 500 साल वर्ष ही टिकेगा, ठीक फ्रेंड्स। इन्होंने ये कहा था अगर इस बौद्ध धर्म में ना स्त्रियों का प्रवेश अगर ना होता ना तो ये धर्म हजारों साल तक चलता, ठीक फ्रेंड्स। अगर लेकिन जब इसमें स्त्रियों का प्रवेश मतलब स्त्रियों को एंट्री दे दी गई ना तो ये धर्म सिर्फ 500 साल तक टिकेगा, ठीक फ्रेंड्स। ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ है पहली लाइन, इसको हम दूसरी लाइन, ये मैंने लिखा है, ये पहली लाइन है, यहाँ से देखेंगे। ईसा की छठी शताब्दी में शैव
संप्रदाय ने क्या कहते हैं शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो ये शैव संप्रदाय का राजा था ना हूण, इन्होंने मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरी लाइन यहाँ से है ब्राह्मण शासक पीयूष मित्र ने। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मण शासक पीयूष मित्र ने बौद्धों को सताया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो ये राजा था ना शैव संप्रदाय का मिहिर कुल, इसने सैकड़ों बौद्धों को मार डाला। और जो ये ब्राह्मण राजा था ना ब्राह्मण शासक पीयूष मित्र ने बौद्धों को सताया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं तीसरी लाइन यहाँ से गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बोध गया के उस वृक्ष को कटवा दिया जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने वो बोध वृक्ष कटवा दिया था जिसके नीचे बोध गया में महात्मा बुद्ध को प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, तो वो थे शशांक। इसको याद रखना, इस नाम को शशांक। ठीक फ्रेंड्स, इसने उन बोध वृक्ष को कटवा दिया था जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोगों ने जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया। ठीक फ्रेंड्स, मध्यकाल के लोगों जो दक्षिण भारत में थे ना शैव और वैष्णव संप्रदाय ने, इन दोनों ने मतलब जैनों का भी और बौद्धों का भी कड़ा विरोध किया, दोनों धर्मों का। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे, तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से है सामाजिक और आर्थिक असमानता। ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने के लिए, ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है दूर करने के लिए, ये पेंसिल से लिखा मैंने, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचय नहीं करना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक और आर्थिक समानता को दूर करने के लिए लिखा हुआ है पेंसिल से मैंने, बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन का संचय नहीं करना चाहिए। इस धर्म के अनुसार घृणा, क्रूरता और हिंसा से दरिद्रता जन्म लेती है। ठीक फ्रेंड्स, सही बात बताई गई कि मान लो अगर किसी के पास ज़्यादा ही पैसा आ जाए तो फिर वो मतलब ज़्यादा ही क्रूर बन जाता है, एरोगेंस आ जाता है, घमंड वगैरह आ जाता है, और फिर वो धन तो बोलते हैं ना कि तो आती जाती माया है। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई कि धन संचय नहीं करना चाहिए। इस धर्म के अनुसार घृणा, क्रूरता और हिंसा से दरिद्रता जन्म लेती है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि माया तो आती जाती रहती है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म यह भी उपदेश देता है कि जो दरिद्र दरिद्र व्यक्ति भिक्षुओं को भीख देगा वह अगले जन्म में धनवान बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, सही बात बताई गई है, इसलिए किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। पाँचवीं ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सदी। ठीक फ्रेंड, ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सदी में बनाई गई। एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ कुछ अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रतिक्रिया रह गया था। ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सदी एक सेकंड, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। कुछ यहाँ एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया था, वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, बताता हूँ। यहाँ से देखिए, ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सदी में, ये अभी मैंने लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, 6वीं सदी में प्रति हो रही प्रतिक्रिया की झलक दिखाई देती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अब वो क्या प्रतिक्रिया हो रही थी। इसमें भिक्षुओं के भोजन, परिधान और यौन संबंध पर अंकुश लगाए गए। ठीक फ्रेंड्स, जो ये कह रहे थे ना, जो ये क्या कहते हैं, जो फीमेल है, लेडीज़ वगैरह, इसे भोग की वस्तुओं वगैरह मानने लगे थे, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। भिक्षु सोना और चांदी ग्रहण नहीं कर सकते थे, बिक्री खरीद नहीं कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, इनके ऊपर मतलब बैन कर दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, दोबारा बता देता हूँ। ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सदी में हो रही प्रतिक्रिया में झलक दिखाई देती है। इसमें भिक्षुओं के ऊपर भोजन, परिधान, यौन संबंध पर अंकुश लगा दिए गए। भिक्षु सोना चांदी ग्रहण नहीं कर सकते थे और बिक्री खरीद नहीं कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये वहाँ मैंने कुछ अलग से लिख दिया था। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, भिक्षु वर्ण को गुण और कर्म के अनुसार मानते थे। ठीक फ्रेंड्स, भिक्षु वर्ण को गुण और कर्म के अनुसार मानते थे, पर ब्राह्मण जन्म के आधार पर। ठीक फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब ये समझ लीजिए, जो भिक्षु थे ना, ये वर्ण को ना
गुण और कर्म के अनुसार मानते थे। मतलब जो ये मान लो आप कोई किसी वर्ण में पैदा होता है, मतलब वर्ण का मतलब यहाँ कास्ट से बताया जा रहा है कि भिक्षु मानते थे ना, कोई किसी कास्ट में होता है, मान लो कोई नीची कास्ट में जन्म लेता है, कोई ऊंची कास्ट में जन्म लेता है, तो ये कह रहे थे कि ये इनका गुण और कर्म के अनुसार है। कि मान लेगा कोई नीची कास्ट में जन्म ले रहा है ना, तो उसके गुण खराब हैं, उसके कर्म खराब होंगे, तभी वो नीची कास्ट में जन्म लिया है। लेकिन जो ये ब्राह्मण थे ना, तो ये कास्ट का जन्म मानते थे अपने। जो मान लो कोई ऊंची कास्ट में जन्म वगैरह लिया होता तो वो जन्म के आधार पर, ठीक फ्रेंड्स, मान लो कोई ऊंची कास्ट का है तो उसका जन्म मतलब जन्म के आधार पर मानते थे कि हमारा जन्म हर बार ही ऊंची कास्ट में होगा। ठीक फ्रेंड्स, यही बताया गया है कि भिक्षु वर्ण को गुण और कर्म के अनुसार मानते थे, पर ब्राह्मण जन्म के आधार पर। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो कोई ऊंची कास्ट में पैदा हुआ है, कोई धनवान व्यक्ति के घर पैदा हुआ है, मतलब रिच फैमिली में, तो ये ब्राह्मण लोग कहते थे कि वो हमेशा जन्म के आधार पर रिच फैमिली में ही पैदा होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा इनका मानना था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में हिंसा और जीवन मात्र के प्रति दया और भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि हुई। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म ने हिंसा और जीवन मात्र के प्रति दया भावना को जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि हुई। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्तनीपाद में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ था ना सुत्तनीपाद, इसमें गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं गाय को रोटी खिलाया कीजिए सुबह सुबह। बहुत हद तक अंधविश्वास का स्थान तर्कों ने ले लिया। ठीक फ्रेंड्स, बहुत हद तक अंधविश्वास का स्थान तर्कों ने ले लिया। इससे लोगों में बुद्धिपात पनपा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें लोगों का बुद्धिपात पनपा। आगे चलते हैं। आरंभिक पाली साहित्य 3 कटौतियों में बांटा जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आरंभिक पाली साहित्य 3 कटौतियों में बांटा जा सकता है। प्रथम कोटि में बौद्ध के वचन और उपदेश हैं, दूसरी कोटि में संघ और सदस्यों द्वारा पाली नियम आते हैं, और तीसरी में धम्म का दार्शनिक विवेचन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ईसा की प्रथम 3 सदियों में पाली और संस्कृत को मिलाकर बौद्धों ने एक नई भाषा चलाई जिसे मिश्रित संस्कृत कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने पहले पाली थी, फिर इन्होंने संस्कृत सीखी, अब इन्होंने मिश्रित संस्कृत सीख ली। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई है। बौद्ध विद्या केंद्र। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध विद्या केंद्र बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी उल्लेखनीय है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बौद्ध जो विद्या केंद्र था कौन था, तो वो विक्रमशिला और नालंदा था। ठीक फ्रेंड्स, और गुजरात में वल्लभी थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये मैंने पेंसिल से लिखा है, मैं बोल देता हूँ 2-3 बार, आप सुन लीजिएगा। शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है शताब्दी ईसा पूर्व बौद्धों ने मूर्ति पूजा की प्रथा अपनाई। ठीक फ्रेंड्स, शताब्दी ये यहाँ से है ना, पहली, ये यहाँ से है। ठीक फ्रेंड्स, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, पहली शताब्दी ईसा पूर्व बौद्धों ने, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से है पहली शताब्दी ईसा पूर्व बौद्धों ने मूर्ति पूजा की प्रथा अपनाई और बुद्ध की प्रतिमाएं। ठीक फ्रेंड्स, एक बार और बता देता हूँ, पहली शताब्दी ईसा पूर्व बौद्धों ने मूर्ति पूजा की प्रथा अपनाई और बुद्ध की प्रतिमाएं फलक पर बनने लगी। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, और बुद्ध की प्रतिमाएं फलक पर बनने लगी। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन पूरी होगी। बुद्ध की प्रतिमाएं फलक पर बनने लगी। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारतीयों के मूर्तिकारों ने मिलकर एक नई प्रकार की कला को जिसे गंधार कला कहते हैं, जन्म दिया। ठीक फ्रेंड्स, दोबारा देख लीजिए। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने मिलकर एक नई प्रकार की कला को, जिसे गंधार कला कहते हैं, उसको जन्म दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चैप्टर। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए पढ़ने लायक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, आने वाला चैप्टर होगा मगध, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी यूपीपीसीएस का फॉर्म आ चुका है, तो आने वाले 12 जून को उसका एग्ज़ाम है, तो आने वाले टाइम में मैं ये दोनों भी किताब जो पेंडिंग में रह गई है, इसका सिलेबस पूरा करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हो सकता है मैं विदिन 2 डेज़, हर 2 दिन के अंदर अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा सा क्या, एक्सीडेंट होता है, चोट लगी थी। ठीक फ्रेंड्स, इसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया है, तो अब मैं डिले नहीं करूँगा, लगभग 2 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो ये था हमारा मुगल, क्या कहते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से वीडियो।
तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आई होप फ्रेंड्स आप थोड़ा सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो थोड़ी रुक रुक के हुई इसलिए क्योंकि आज होली है, तो कई बार वीडियो बीच में रोकनी पड़ी, कोई बार कोई मिलने आ जाता था। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने आपको चैप्टर पूरा करा दिया है। अगर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत है, अगर मान लो किसी चीज़ में कोई समझ ना आ रहा हो, तो आप टेल मी फ्रेंकली, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस चीज़ पर जितना अच्छा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होगा मैं बनाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। ठीक फ्रेंड्स, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम देखेंगे आने वाले टाइम में। चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया, 15वां चैप्टर पर वीडियो 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 15 के साथ विद इन 2 डेज। ठीक फ्रेंड्स, तो थोड़ा